नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेता और अभिनेता दोनों में फ़र्क दो अक्षरों का है। नेता से पहले अभी लगा दीजिए, अभिनेता हो जाएगा। और कुछ नेता ऐसे हैं जो एक्टिंग में अभिनेताओं को भी मात देते हैं, और उनमें शुमार है एक परिवार, पूरा राजनीतिक परिवार, और वो है शरद पवार का परिवार। शरद पवार का परिवार ऐसी एक्टिंग कर सकता है कि बड़े बड़े अभिनेता पानी मांगने लगे। ये बात जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। आपको याद होगा 2019 का वाक़या, जब 3 दिन की सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की। अजीत पवार एनसीपी के नेता, शरद पवार के भतीजे, और चुनाव के बाद जो है बीजेपी शिवसेना में नतीजा आने के बाद ठन गई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से कम पर कुछ तैयार नहीं थे। ऐसे में इन दोनों ने सरकार बनाई। ये माना गया कि अजीत पवार ने बगावत की, बगावत करके एक हिस्सा लेकर विधायकों का वो देवेंद्र फडणवीस से मिले और दोनों ने सरकार बना ली, इस उम्मीद में कि बाकी लोग जो है साथ आ जाएंगे और बहुमत बन जाएगा। अब जो बातें सामने आ रही हैं, सोमवार को एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने, TV9 का मराठी चैनल है, उसके कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने एक नई बात बताई। उन्होंने कहा जो 3 दिन की सरकार बनी, जब उनके साथ अजीत पवार आए तो वो शरद पवार की सहमति से आए थे, और ये करने से, कदम उठाने से पहले शरद पवार से बातचीत हुई थी। और उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए हमको सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा इस नज़र से है कि शरद पवार का रिएक्शन देखिए। उसके बाद शरद पवार ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस को बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति समझता था, कल्चर्ड आदमी समझता था, ये तो झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस आज झूठ क्यों बोलेंगे? अगर वो जब उनकी सरकार गिर गई थी तब बोलते ये बात, तो माना जा सकता था कि भाई सरकार गिर गई है, खिसिया कर जो है झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आज जब वो सरकार नहीं है, आज जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? और उस समय का दृश्य याद कीजिए आप, किस तरह से सुप्रिया सुले रो रही थी, किस तरह से शरद पवार की पत्नी का संदेश आ जा रहा है, इसकी बात हो रही थी। कैसे लग रहा था कि पार्टी नहीं, परिवार टूट रहा है। काका का इतना वर्चस्व था परिवार पर, और वो टूट रहा है। काका से बगावत कर दी। काका यानी शरद पवार, उनको नज़दीक के लोग काका बुलाते हैं। तो और अजीत पवार ने जो है सत्ता के लिए बगावत की। आखिर क्या मिला? यहाँ भी डिप्टी सीएम थे, वहाँ भी डिप्टी सीएम बने, इससे ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं। रोने धोने का सिलसिला 24 घंटे टेलीविज़न चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया पर जा रहा है। सब कुछ चल रहा था ऐसे जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो, बहुत बड़ा ऐसा अनैतिक काम हो गया हो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और उद्धव ठाकरे उस समय जो है लगातार शरद पवार के साथ तो थे ही, कांग्रेस के साथ थे। तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये शरद पवार ने किया इसलिए कि उनको राष्ट्रपति शासन हटवाने का इसके अलावा कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके लिए उन्होंने, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी थी या फिर वो स्ट्रेटजी फेल हो गई, इसकी वजह से ये इसका खुलासा अभी होना बाकी है। देखिए, जो चीज़ें हुई, जो सामने हैं, उनको पहले समझिए। एक, नतीजा आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए, नहीं तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, गठबंधन तोड़ देंगे, और गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। दूसरा, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भगत सिंह कोश्यारी, जो गवर्नर थे उस समय महाराष्ट्र के, उन्होंने अलग सुबह 3:30, 4:30 बजे के समय जो है शपथ दिला दी। जब लोग सो के उठे तब पता चला कि महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई। किसी को रातों रात खबर ही नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति को तो खबर थी, चाहे रजामंदी से चाहे बिना रजामंदी के, शरद पवार को। उनको मालूम था कि क्या हो रहा है। अब इसमें दो बातें नज़र आती हैं। एक, कि शरद पवार ने ये खेल खेला था और इससे उनको कुछ केंद्र में चाहिए था।
आश्वासन चाहिए था। शरद पवार की इच्छा क्या है, इस समय की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात छोड़ दीजिए। अब से मेरा मतलब है 2019 में जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था, उस समय शरद पवार की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की नहीं, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं, बेटी सुप्रिया सुले का पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन मतलब केंद्र सरकार में मंत्री का पद मिले, शरद पवार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाने का आश्वासन मिले। ये सब उनके करीबी लोगों का कहना है। शरद पवार ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, उनके करीबी लोगों से जो निकल कर बातें आती हैं उसके अनुसार। और मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर बीजेपी और शरद पवार में बात नहीं बनी। पार्टी हाईकमान जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये इस तरह की किसी ब्लैकमेल के लिए तैयार हो जाएंगे, इसकी उम्मीद करना ही बेकार था। शरद पवार ने अगर इस उम्मीद में किया कि इस दांव के जरिए वो अपनी ये बातें मनवा सकते हैं, तो वो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। शरद पवार को जब लगा कि जो चाहते हैं सब नहीं मिल रहा है, तब ऐसा लगता है कि दांव जो है फिर पलट दिया। उन्होंने अजीत पवार को वापस बुला लिया। अजीत पवार के पास उस समय कोई तर्क नहीं था कि वो क्यों आए सरकार बनाने के लिए और वो क्यों जा रहे हैं सरकार छोड़कर। उसके अलावा उस समय का जो माहौल था, जिस तरह से भावनात्मक बातें कही जा रही थीं, टीवी चैनल्स पर लगातार ये बोला जा रहा था शरद पवार बड़े दुखी हैं, बहुत आहत हैं, अजीत पवार से उनको ये कभी उम्मीद नहीं थी। फिर खबरें आने लगीं, प्लांट की जाने लगी कि अजीत पवार की पहले से महत्वाकांक्षा थी, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, सुप्रिया सुले को कुछ नहीं आने देना चाहते। सुप्रिया सुले ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो राज्य की राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, मैं तो केंद्र की राजनीति करना चाहती हूँ। ये सब बातें हो रही थीं और लोगों को लग रहा था कि अजीत पवार को देखिए, उन्होंने मुकदमे से बचने के लिए, यानी सिंचाई घोटाला जो है उससे बचने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कि उनको शायद डर था कि अगर जो है ये 3 पार्टियों की सरकार बनी तो हो सकता है अजीत पवार डिप्टी सीएम ना बने, शरद पवार किसी और को बना दें। इस तरह की भी खबरें आईं। ये सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। ऐसे माहौल में एक सरकार बनी और 3 दिन भी नहीं चली। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हट गया। दूसरा काम ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की छवि को धक्का लग गया, एक दाग लग गया। उनको इस रूप में दिखाने में एनसीपी कामयाब हो गई कि सत्ता के लिए बहुत अधीर थे और किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार थे सत्ता के लिए। ये दोनों बातें स्थापित हो गईं। उसके बाद शरद पवार ने खेल खेला उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा के साथ, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है। लेकिन इस रहस्य से अभी पर्दा उठना बाकी है कि शरद पवार की शर्तें क्या थीं। देवेंद्र फडणवीस ने ये तो बताया कि शरद पवार से बात हो गई थी, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं थी। केवल सरकार बन जाए, इसके लिए अजीत पवार बगावत का स्वांग करके जाएं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात हुई होगी। और शरद पवार की भी स्थिति का अंदाज़ा लगाइए। 2019 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद वो बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने जिस तरह से उसके बाद कैंपेन किया, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। तो शरद पवार के मन में ये डर जरूर था कि उनका पूरा परिवार अलग अलग तरह के घोटालों में फंसने वाला है, परिवार के कई लोग जेल जा सकते हैं, ये सब डर भी था। लेकिन शरद पवार जो है वो आखिरी मिनट तक बाजी को पलटने की कोशिश करते हैं और वो उन्होंने 2019 में तो पलट ही दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश थी उसमें वो कामयाब रहे, उसके साथ साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए। उद्धव ठाकरे सरकार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने में कामयाब रहे। दरअसल कहने को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, असली ताकत उस सरकार में शरद पवार के पास थी। और शरद पवार ही नहीं, उसके बाद अगर कोई ताकतवर था तो अजीत पवार थे उस सरकार के अंदर से। उद्धव ठाकरे नाम मात्र के थे, उनकी सिर्फ वो जिद जो है मुख्यमंत्री पद पर बैठने की, उस कुर्सी पर बैठने की थी, वो पूरी हो गई। वो उसी से संतुष्ट नज़र आ रहे थे।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि शरद पवार खेल क्या कर रहे हैं। बीजेपी को भी मुझे लगता है कि देर से समझ में आया। बीजेपी को समझने में जो है कुछ तो गलतफहमी हुई। वो 3 दिन की सरकार बताती है कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, कम से कम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के जो बीच बात हुई थी, उसका पूरा ब्यौरा अभी तक सामने आया नहीं है। ये गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। इसमें और कई पेच नज़र आते हैं, धीरे धीरे खुलेंगे। आप देखिए कि धीरे धीरे मामला खुल ही रहा है। पहले आया और एनसीपी की ओर से ही आया कि प्रेसिडेंट रूल हटवाने के लिए शरद पवार ने ये चाल चली थी। अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से बातचीत होकर, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बातचीत होकर सरकार बनी थी। तो बातचीत क्या हुई थी? शरद पवार से अगर बातचीत हुई थी तो शरद पवार खुले तौर पर सामने क्यों नहीं आए? शरद पवार ने आखिर 2014 में भी मदद की थी बीजेपी की, जब शिवसेना जो है साथ आने को तैयार नहीं थी। दोनों अलग अलग लड़े थे। बीजेपी को 122 सीट मिली, बहुमत से पीछे रह गई और शिवसेना साथ आने को तैयार नहीं हो रही थी। तब उन्होंने एक तरह से विश्वास मत के दौरान जो है बीजेपी की मदद की, सरकार बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। तो शरद पवार से बात हुई थी तो शरद पवार खुलकर सामने क्यों नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है। और शरद पवार से बात नहीं हुई थी तो क्या बीजेपी और उसका शीर्ष नेतृत्व, उसके रणनीतिकार इतने नासमझ हैं कि उन्हें लगा कि शरद पवार से बगावत करके अजीत पवार पूरी पार्टी लेकर चले जाएंगे? तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए स्प्लिट कराते हैं अजीत पवार तो फिर उन सब की सदस्यता जाती। तो तभी हो सकता था जब 2/3 उनमें से तोड़ते। 56 में से 2/3 का मतलब होता है 38 विधायक। 38 विधायक तोड़ने की क्या अजीत पवार की हैसियत थी? क्या इसका आकलन बीजेपी ने किया था? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। तो महाराष्ट्र की ये जो कथा है, पवार, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो कथा है, उसके सारे अध्याय अभी सामने आए नहीं हैं। आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तब तक हम आप इंतज़ार करें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।